विक्रम जानता था कि आरोही बहुत ज्यादा जिद्दी है। ये सोचकर उसने गहरी सांस लेकर कहा, आरोही, ऐसे बिहेव मत करो। जेल जैसी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ऐसी जगह पैदा हो? ये सुनकर आरोही को भी याद आया कि वो प्रेग्नेंट है और अगर वो जेल चली गई तो शायद उसके बच्चे की अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि फिर से विक्रम की आवाज उसके कानों में पड़ी। मॉम भी तुम्हारी बहुत परवाह करती हैं। अब तक जितनी बार भी तुमने शिवानी को चोट पहुंचाई है उतनी बार मैंने सब मॉम से छुपाया है। पर अगर इस बार तुम्हें जेल हो गई तो उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि तुमने शिवानी के साथ ऐसा बर्ताव किया। विक्रम की मां का जिक्र सुनते ही आरोही को फिर से शिवानी की कही बात याद आ गई। उसने बेरुखी से कहा, मैं जानती हूँ आपने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए भी अपनी मॉम की वजह से मना किया था। विक्रम, आप तो यहाँ की टॉप मोस्ट इनफैक्ट नंबर 1 बिजनेसमैन है ना? फिर भी आप कभी कभी स्टूपिड बिहेव क्यों करते हैं? शिवानी ने प्रियांश को डिवोर्स दे दिया है और अगर आप शिवानी को बोलकर मुझे जेल भिजवा दो तो इससे मैं आपकी मॉम की नजरों में पहले ही गिर जाऊंगी। उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं रहेगी। फिर तो आप आसानी से शिवानी से शादी कर सकते हैं। इसके बाद तो सब कुछ बहुत परफेक्ट हो जाएगा, है ना? इतना कहकर आरोही वहां से जाने लगी। वहीं विक्रम आरोही की बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। वो आरोही को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और आरोही क्या समझ रही थी। आरोही को वापस जाता देख विक्रम ने पीछे से चिल्लाकर कहा, आरोही, तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? तुम हमेशा इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? आरोही रुकी पर वो पलटी नहीं क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो विक्रम को ये सब बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, साइंटिफिकली सबके पास दिल होता है और दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो मेरे पास क्यों नहीं होगा? उसकी बात सुनकर विक्रम ने गुस्से में कहा, आरोही, मेरी बात सुनो। मैं अगले 7 दिनों में तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर अपने लिए इतना प्यार जगा दूंगा कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। आई प्रॉमिस। आरोही की आंखों में अब तक आंसू थे, पर विक्रम की बात सुनकर अगले ही पल उसने सरकास्टिकली कहा, अगर आपने जबरदस्ती मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स ला भी दी, फिर भी क्या फायदा? मिस्टर विक्रम, मैंने शादी के दूसरे दिन ही कहा था कि आप मेरे टाइप के नहीं हैं। पहले मैं आपको पसंद नहीं करती थी, पर तब मैं आपसे नफरत भी नहीं करती थी। पर अब आपने मुझे चीट किया है, इसलिए मुझे आपसे नफरत होने लगी है। और मैं ऐसे इंसान से क्यों प्यार करूंगी जो ना ही मेरे टाइप का है और ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ। विक्रम ने फिर आरोही को आवाज दी, पर इस बार आरोही नहीं रुकी और जाने लगी। ये देखकर चरण, जो बहुत देर से थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने विक्रम के पास आकर कहा, सरकार, मैंने पहले ही कहा था कि इस वक्त मैडम गुस्से में है, इसलिए वो आपकी कोई बात नहीं समझेंगी। विक्रम ने आरोही को जाते हुए देखा और मुस्कुराकर कहा, अपनी वाइफ के लिए दर्द सहना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही वक्त लगे, पर एक ना एक दिन वो समझ जाएगी कि ये सब मैं सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ। विक्रम की हालत देखकर चरण ने मन ही मन कहा, मैं आपकी और बड़ी मैडम के साथ 15 सालों से हूँ। आप शिवानी मैडम से प्यार करते थे, पर जब हालातों ने आपको और शिवानी मैडम को अलग कर दिया, तब आपने सिर्फ उस रात ड्रिंक की थी और अगले दिन से आपके चेहरे पर कोई दर्द नजर नहीं आया। पर आरोही मैडम अलग है। जब से आप उनसे मिले हैं तब से आप उनकी बहुत केयर करते और उन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वहीं उन्हें दुख में देखकर आपके चेहरे पर दर्द नजर आता है। आप आरोही मैडम से बहुत प्यार करते हैं सरकार, ये तो मैं जानता हूँ। बस आरोही मैडम भी ये जल्दी समझ जाएं तो अच्छा होगा। उसकी बात का जवाब देने के बदले विक्रम ने अचानक कहा, आप एक काम करो, स्वर्णा को यहाँ बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर चरण ने हैरानी से कहा, पर सरकार, आपने आज सुबह ही उन्हें पुणे में एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए भेजा है। अब तक तो वो वहां पहुंची भी नहीं होगी। क्या उस मीटिंग से भी कोई जरूरी काम है? आरोही के दूर होने की वजह से विक्रम के दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बस मैंने जैसा कहा है वैसा करो। इस वक्त स्वर्णा की ज्यादा जरूरत यहाँ है और ये काम उस क्लाइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रम की बात सुनकर चरण ने हैरानी से कहा, सरकार, क्या कुछ जरूरी बात है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? आप जानते हैं ना कि अगर उस क्लाइंट से मीटिंग नहीं हुई तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। उस क्लाइंट से ज्यादा जरूरी इस वक्त और क्या है?
विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, स्वर्णा मेरे अंडर काम करने से पहले एक काउंसलर थी ना। मैंने आरोही से कहा है कि मैं 7 दिनों में उसका दिल जीत लूंगा, इसलिए मैं अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। स्वर्णा से कहो कि जल्द से जल्द मुझसे आकर मिले। दूसरी तरफ आरोही सड़क पर चली जा रही थी। उसे और विक्रम को अलग हुए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे और उसकी आंखों के सामने अब भी विक्रम का चेहरा घूम रहा था। जो कुछ भी हुआ वो सब आरोही भूल नहीं पा रही थी। आरोही ने खुद में ही कहा, मैं क्यों विक्रम के सामने खुद पर से कंट्रोल खो देती हूँ। पर नहीं, मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब मैं जितना हो सके उतना विक्रम से दूर रहूंगी। उन्होंने कहा है ना कि वो 7 दिनों में मेरा दिल जीतेंगे, पर अब से वो भले ही कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं उनसे दूर ही रहूंगी। वो ये सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। आरोही, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी तुम किसी गाड़ी से टकरा जाती तो? आवाज सुनकर आरोही ने साइड में देखा तो वहां देवेश खड़ा था। आरोही ने एक आह भरी और बोली, अगर तुम फिर से अपने भाई की वकालत करने आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर आरोही वापस चलने लगी, लेकिन देवेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं बस तुम्हें यह बताने आया हूं कि भाई ने शिवानी को कॉल करके जरूर बुलाया था, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि शिवानी तुम्हें सच्चाई बता सके कि उसने भाई को कल रात फंसाया था। आरोही ने कहा, देखो देवेश, मैं अब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सफाई सुन सुनकर थक चुकी हूं, इसलिए मैं मान लेती हूं कि तुम्हारा भाई देवता इंसान है। अब खुश? इतना कहने के बाद आरोही ने देवेश का हाथ झटक दिया और जल्दी से एक टैक्सी रोककर उसमें निकल गई। आरोही ने तय कर लिया था कि अब वो विक्रम के घर नहीं रहेगी, इसलिए अगले 2 दिन तक वो कुछ एस्टेट एजेंट से मिली। उन लोगों ने उसे बहुत सारे घर दिखाए। हालांकि आरोही को कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। अब तक विक्रम भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था। एक दिन जब वो रायजादा मेंशन पहुंची, उसने देखा कि उसकी माँ लता गार्डन में एक नौकर के साथ वॉक कर रही थी। पिछले 2 दिनों से वो लता से नहीं मिली थी, इसलिए वो जल्दी से उसके पास गई और उनके साथ वॉक करने लगी। अपनी माँ को देखते हुए आरोही ने खुद में ही कहा, जब से माँ यहाँ आई है तब से माँ की हालत पहले से बेटर हो गई है। माँ के अलावा मेरा है भी कौन? अब तक मैं विक्रम को अपना समझ रही थी, पर कभी ना कभी तो वो भी मेरी लाइफ से चले जाएंगे। आरोही और लता बिना कुछ कहे बस वॉक कर रहे थे। वहीं विक्रम स्टडी रूम की खिड़की से आरोही को ही देख रहा था। आरोही को देखते ही विक्रम की सारी टेंशन गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। स्वर्णा भी उसके पास ही खड़ी थी। विक्रम ने उससे पूछा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? इसके जवाब में स्वर्णा ने कहा, जी सरकार, और आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हमने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से मैडम जरूर मान जाएंगी। कुछ देर बाद आरोही लता को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आई। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आरोही ने उस तरफ देखा तो उसे स्वर्णा दिखाई दी, जो विक्रम के स्टडी रूम के बाहर दीवार से टिककर बैठी थी और रो रही थी। आरोही की नजरों में हमेशा स्वर्णा एक प्राउड और स्ट्रॉन्ग वुमन रही थी, इसलिए पहली बार स्वर्णा को रोता देखकर वो हैरान रह गई। लता को उसके कमरे में छोड़कर आरोही जल्दी से स्वर्णा के पास आई। स्वर्णा, तुम रो क्यों रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? स्वर्णा ने स्टडी रूम की तरफ इशारा किया, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था, और कहा, वो सरकार, कुछ देर पहले पता नहीं कैसे सरकार के पैर की जख्म की पट्टी खुल गई। उन्हें बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मैं उनकी चोट पर दवाई और बैंडेज लगाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और मुझे स्टडी रूम से बाहर निकाल दिया। फिर स्वर्णा ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैडम, आप तो जानती है ना पिछली बार भी सरकार ने क्या किया था। अगर मैं डॉक्टर को बुला भी लेती तो फिर वो उन्हें भगा देते। अब कोई रास्ता नहीं बचा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मुझे लगता है कहीं उनकी जान पर ना बनाए। इतना कहकर स्वर्णा और जोर जोर से रोने लगी। जब तक उसने देखा कि आरोही पर अब भी उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो उसने दोबारा कहा, सरकार ने इतनी मुश्किल से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। पास्ट में बहुत से लोगों ने सरकार को मारना चाहा, पर वो बच गए, पर अब अपनी जिद की वजह से वो शायद नहीं बचेंगे। स्वर्णा की बातें सुनकर आरोही भी घबरा गई।
उसे याद आया कि पिछली बार भी जब विक्रम के दुश्मनों ने उस पर हमला किया था, तब भी इंद्राणी ने विक्रम को ट्रीट करने के लिए 2 डॉक्टर्स बुलवाए थे, पर विक्रम ने उन दोनों को रूम से बाहर निकाल दिया था। आखिर में फिर उसने ही बैंडेज की थी। ऐसा लग रहा था कि आज भी उसके साथ सेम सिचुएशन होने वाली है। ये सब सोचकर आरोही ने एक आह भरी और खुद में ही कहा, आरोही, अब तुझे ये करना पड़ेगा। तू बस एक डॉक्टर होने के नाते विक्रम को एक पेशेंट की तरह ट्रीट करेगी। हालांकि मैंने उनसे दूर रहने का फैसला किया था, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी भी इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। आरोही को झिझकता देख स्वर्णा और ज्यादा रोने लगी। फिर उसने अपने झूठे आंसू पोंछने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैडम, मैं समझ सकती हूँ कि आप उन पर गुस्सा है, पर सरकार ने आपको कम से कम खुशी का एक पल तो दिया होगा ना। क्या आप उस एक पल की खातिर सरकार को एक बीमार शरीर समझकर उनका इलाज नहीं कर सकती? स्वर्णा की बातें सुनकर आरोही को गिल्टी फील होने लगा। भले ही वो विक्रम से नाराज थी, लेकिन वो ये भी नहीं भूली थी कि विक्रम के उस पर कितने एहसान हैं। ये सब सोचने के बाद आखिर आरोही ने कहा, स्वर्णा, तुम चिंता मत करो, मैं विक्रम का ट्रीटमेंट करूंगी। इतना कहकर आरोही स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही स्वर्णा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। आखिर विक्रम और स्वर्णा ने क्या प्लान बनाया था? क्या विक्रम आरोही को मना पाएगा, या फिर आरोही वाकई में विक्रम से अलग हो जाएगी? विक्रम को हासिल करने के लिए अब शिवानी कौन सी नई चाल चलेगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड